जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से आपसे बातचीत करने वाले हैं सी टेट के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका के पौधों के बारे में हम देखा जाएगा, पौधों की विशेषताओं के बारे में देखा जाएगा। आपको पता है कि जो सी टेट की पाठ्य पुस्तिका है उसे एनसीएफ 2005 ने 6 थीम और 4 उप थीम में विभाजित किया है ना। तो हम थीम पढ़ रहे हैं, तो अब उन थीमों में हम एक थीम हमारी होती है पौधा, एक थीम हमारी है पौधा। अब हम सारे पौधों के बारे में एक एक करके देखा जाएगा और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम निफेंथिस की बात करेंगे। यह एक देखिए घड़े जैसा दिखने वाला पौधा है ना। निफेंथिस की हम बात करते हैं। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, आपको स्पष्ट रूप से चीजें दिख जाए। चलिए, निफेंथिस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। ये जो निफेंथिस पौधा है आपको घड़ियाल जैसा जो दिखता है, आइए देखते हैं, इसको पूरा करके एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये जो निफेंथिस पौधा है कहाँ कहाँ मुझे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो यह हमें इंडोनेशिया में मिलता है, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है ना। और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत के मेघालय में यह पौधा पाया जाता है ना। घड़ियाल जैसा, आपको घड़े जैसे आकार की जो यह पौधा है निफेंथिस नाम का, निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है ना। और इसकी एक और विशेषता है कि यह पौधा जो होता है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार भी करता है। यह एक शिकारी पौधा भी है, छोटे छोटे जीवों का, कीटाणुओं का शिकार भी करता है। और यह 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है ना। याद रखिएगा, यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनकी विशेषताओं के बारे में जानते रहिएगा। आपसे यहाँ से कूट वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं ना। चलिए और देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, आगे देखते हैं। देखिए, यह पौधा जो होता है लंबे घड़े जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? लंबे घड़े जैसा दिखता है। और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से एक खास तरह की खुशबू भी निकलती है। अब मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ लिख रहा है कि यह पौधा जो होता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में। और यह क्या करता है ना कि छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का शिकार भी करता है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है ना, इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है। जब इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इसके अंदर से एक खास तरह की क्या निकलती है? खुशबू निकलती है ना। खास तरह की एक इसमें से खुशबू निकलती है। इसकी खुशबू की वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो इसके अंदर जाते हैं, अब ये शिकारी पौधा क्या करता है कि अपना ढक्कन इसमें बंद कर लेता है और उन्हें उसमें ही मार देता है, अपना भोजन ले लेता है। तो ये एक शिकारी पौधा के रूप में है और ये घड़े जैसे दिखने वाला एक पौधा है जिसका नाम है नेफेंथिस। या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और ये छोटे छोटे जीवों का शिकार भी करता है। और भी देखते हैं इसके बारे में। चलिए, इसमें से खास तरह की सुगंध निकलते हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें अंदर जाके फंस जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसमें अंदर जाके फंस जाते हैं। जो निफेंथिस पौधा होता है इसके हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। एक अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से? घटपर्णी, है ना। घटपर्णी पौधा के नाम से भी हम इसे जानते हैं ना। अन्य कीट भक्षी पौधे भी हैं जैसे ड्रोसेरा, है ना, सनड्यूस और डायनिया सेरोसिनिया यूट्रिकुलेरिया है। ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया है ना। ये भी शिकारी पौधे हैं ना। आपसे और भी शिकारी पौधों के बारे में पूछ सकता है। जो यह घटपर्णी पौधा है या फिर निफेंथिस है, इसके अंदर से एक खास तरह की खुशबू निकलती है जिसे सुनकर और चलिए एक बार फिर से हम इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आइए इसकी बात करते हैं। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें से एक खास तरह की ना, खास तरह की क्या निकलती है? खुशबू निकलती है ना। खास तरह की इसमें से एक खुशबू निकलती है जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और ये इनका भोजन कर लेता है और यह इसे हम शिकारी पौधा कहते हैं। इसके अंदर से खुशबू निकलती है, फिर जैसे ही इसके अंदर कीड़े मकोड़े फंसते अपने अपने आप को, ढक्कन को बंद कर लेता है ना। तो यह था निफेंथिस पौधा। इसको हम
गटपड़ी पौधे के नाम से भी जानते हैं, और भी जैसे ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया, ये भी शिकारी पौधे के रूप में होते हैं। चलिए आगे दूसरे पौधों की विशेषता के बारे में देखते हैं। और है हमारे पास क्रोटोन पौधा है ना, क्रोटोन पौधा के बारे में देखते हैं। आप इस फिगर को देखिए, ये है क्रोटोन नामक पौधा। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं ना। चलिए, क्रोटोन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। क्या बताता है? उसकी दशा के बारे में बताता है। चलिए, ये जो क्रोटोन पौधा है ना, जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी सिग्नल देता है कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन के ज्यादा गहरा नहीं जाता है ना। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल देता है। जो क्रोटोन पौधा होता है, इसकी जड़ें जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। जब मिट्टियां सूखने लगती हैं ना, तो इस क्रोटोन पौधा जो होता है, इसकी जड़ें भी सूखने लगती हैं, है ना। आइए ध्यान से एक बार ऐसे देख लेते हैं जो क्रोटोन पौधा है, इसकी विशेषताओं के बारे में। जो इसकी जड़ें हैं, देखिए जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं, इसलिए इसे गमला में भी लगाया जा सकता है ना। इसकी जड़ें जो होती हैं, इसकी जड़ें जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जाती है ना, जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। इससे हमें जमीन के बारे में पता चलता है। जब इसकी जड़ें सूखने लगती हैं, मिट्टियां सूखने लगती हैं, तो इसकी जड़ें भी सूखने लगती हैं और इसकी पत्तियां भी सूखने लगती हैं, है ना। इसकी पत्तियां भी हमें सूखते हुए दिखाई देती हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि पौधे को पानी की जरूरत है, या फिर हमारे जो जमीन है उसकी नमी खत्म हो रही है ना। ये क्रोटोन पौधा से हमें पता चलता है। चलिए, सभी पौधों के बारे में आप विशेषताओं के बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि आपसे यहाँ से सवाल से पूछे जाते हैं। अब चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता यह है, जो पौधा है वह रेगिस्तानी ओक है ना। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और रेगिस्तानी ओक पेड़, ऑस्ट्रेलिया और रेगिस्तान में ओक का पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में और रेगिस्तान में ओक का पेड़ पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फुट। याद रखिए कितना? 11 से 12 फुट इसकी ऊंचाई होती है। कितना होती है? 11 से 12 फुट होती है ना। और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं, सब बहुत कम पत्तियां होती हैं। और इसकी ऊंचाई जो होती है 11 से 12 फुट होती है ना। चलिए, और भी रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, इनकी जड़ें जो होती है जमीन के बहुत अंदर तक जाती हैं। कितना अंदर तक? 250 से 350 फीट अंदर तक जाती हैं। तब तक उसकी जड़ें बढ़ती हैं जब तक वह पानी को छू न ले, है ना। इसकी विशेषता यह है कि इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट अंदर तक जाती हैं, है ना। तब तक जब तक कि वह पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जाकर जमा होता है ना। जो रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, वह अपने पेड़ के तने में क्या करता है ना, तने में पानी को इकट्ठा करता है, ठीक है। वह इसमें कुछ ज्यादा पत्तियां नहीं होती। और देखिए, जब कभी इस इलाके में पानी कम हो जाता है ना, पानी की कमी हो जाती है, तो वहां के लोग इसके इसके जड़ में एक नली लगाकर ना उसमें से पानी निकाल देते ना। या जड़ मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहायता भी देती है इसकी जड़ें, और लोगों को पानी पिलाने में भी काम आती है ना। ठीक है, यह रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। और देखते हैं कुछ विशेषताएं। चलिए एक बार एक ही जगह से हम इसे देख लेते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में, है ना। जो रेगिस्तानी ओक है, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी क्या है? ओक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट तक, है ना। और इसकी जो तने की इसकी जो जड़ होती हैं कितनी गहरी तक जाती हैं? तो इनकी जो जड़ें होती हैं वह 250 फीट से 300 फीट तक अंदर तक जाती हैं, ठीक है। इसके जो पेड़ में ना, इसके जो पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं। और यह तब तक जमीन के अंदर जाती है
जब तक कि इसे पानी न मिल जाए। और यह अपने जो तने में ना, अपने तने में पानी इकट्ठा करता है। क्या करता है? पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, अपने तने में पानी इकट्ठा करता है। यह रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फुट तक होती है और इसकी जड़ें जो जमीन के अंदर तक, बहुत गहरे अंदर तक जाती है, कम से कम 250 से 300 फुट इतना अंदर जाती है। और इसके पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं और इसकी जड़ें इतने तब तक नीचे जाती हैं जब तक उसे पानी न जमीन में मिल जाए। और यह क्या करता है कि अपने तने में पानी को इकट्ठा करता है। जब उस इलाके में पानी की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं कि उसके तने में पाइप डाल के उसमें पानी निकाल लेते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं सब्जियों के बारे में देखते हैं। चलिए आगे सब्जियों के बारे में देखते हैं। देखिए अधिकतर जो सब्जियां होती हैं ना, अधिकतर जो सब्जियां होती पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं, है ना। जिसमें लौंग, गुड़, आंवला और हमारे पत्तेदार सब्जियों में मिलती है। पत्तेदार सब्जियों में क्या मिलते हैं? लोहा मिलता है, आंवला मिलता है ना, और ये सब चीजें, और गुड़ भी मिलता है हमें हरी सब्जियों से। तो ये जो हरी सब्जियां होती हैं कुछ तो पौधों के फूल होती हैं और कुछ पौधों के फल भी होती हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ से हमारे देश में आई हुई है। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं, है ना। चलिए, जो हरी मिर्च है कहाँ से आया है, टमाटर कहाँ से आया है, आलू कहाँ से आया है ना, गोभी कहाँ से आई है, मटर कहाँ से आया है ना, और काफी कहाँ से आई है, भिंडी कहाँ से आई है, सोयाबीन कहाँ से आया। तो जो हरी मिर्ची, टमाटर, आलू कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से। याद रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि आप चैप्टर पढ़े ना, कौन कहाँ से आया जी, वो कविता जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तिका में, वहां से सवाल। हरी मिर्च कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से आया हुआ है। काफी असम से आया है, है ना, काफी असम से आया है। और जो भिंडी है वह अफ्रीका से आई है। कहाँ से आई है भिंडी जो आई है वह अफ्रीका, यहाँ असम होना चाहिए ना, गलत टाइपेड हो गया है। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या रहेगा? असम। काफी असम से आई है। और जो भिंडी है अफ्रीका से आया हुआ है। सोयाबीन चीन से आई है। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से आई है। तो आप याद रखिए कि कौन सी सब्जियां किस देश से चल के हमारे स्वदेश में आई हुई हैं। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से, और गोभी, मटर यूरोप से, काफी असम से, भिंडी अफ्रीका से आई है हमारे देश में, और जो सोयाबीन है वह चीन से चल के आया है ना। आप इन चीजों को याद रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल से पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, है ना, पौधों का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए, जड़ हम खाते हैं। जड़ के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? मूली आता है, गाजर आता है ना, मूली आता है, गाजर आता है, चुकंदर आता है, टैपियोका आता है और शकरकंद। ये जो चीजें हैं ये हम पौधों के जड़ को खाते हैं। किसे खाते हैं? पौधे के जड़ को खाते हैं, है ना। और तना जो है, तने वाले वो सब्जियां कौन कौन सी जिसे हम खाते हैं? आलू खाते हैं, है ना, प्याज खाते हैं और अदरक खाते हैं। ये क्या होते हैं? तना होते हैं। क्या होते हैं? तना। ठीक है, ये तना होते हैं। और जो पत्तियों वाली चीजें सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खाते हैं वे कौन कौन सी होती हैं? जैसे गोभी हो गई, अरबी गोभी हो गई, पालक हो गया, कड़ी पत्ता, है ना, कड़ी पत्ता हो गया। ठीक है, ये जो पत्ती वाली सब्जियां हैं हम जिन्हें खाते हैं, क्या खाते हैं उनके। और बीज में, जैसे बीज वाले पौधे के बीज जो कौन कौन से हम सब्जी के रूप में खाते हैं? चना खाते हैं, बाजरा खाते हैं, सरसों खाते हैं, गेहूं खाते हैं, और हम क्या खाते हैं? धान खाते हैं, है ना। और फूल के रूप में किन किन चीजों को खाते हैं हम? जैसे सहजन खाते हैं, केला खाते हैं, कचनार खाते हैं, है ना। सहजन के फूल को खाते हैं, केले के फूल को खाते हैं, कचनार के फूल को सब्जी के रूप में हम खाते हैं। और देखिए फली के रूप में हम किसे खाते हैं? तो मटर को खाते हैं। यहाँ से सवाल समय पूछे जाते हैं, इन चीजों को आप ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलिए, तो आप इन चीजों को याद रखिए कि कौन सी चीजों को हम क्या खाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जड़ वाली चीजें मूली, गाजर, चुकंदर, ट्रैफिकोडा, है ना। तना में आलू, प्याज, अदरक, और पत्तियों में गोभी,
अरबी गोभी और पालक, कड़ी पत्ता और बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल में सहजन, केला और कचनार और फली में मटर को हम खाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विशेषताओं को, इन चीजों को, इन कंटेंटों को आप याद रखिएगा। अब चलिए घास की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं ना, घास की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। चलिए आ गया, घास की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। चलिए घास का जो पौधा होता है, जितना जमीन के अंदर ऊपर दिखता है ना, उससे ज्यादा कहीं जमीन के अंदर फैला होता है। हम ये घास है ना, आप देखते हैं ना, घास जमीन के अंदर जितना गया होता है ना, उससे जितना कहीं जमीन के ऊपर आपको दिखता है, उससे ज्यादा कहीं जमीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, है ना। कितनी मजबूत होती हैं? घास की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है ना। आप इस प्रकार की खुरपी देखें ना, इन्हें खुरपी से खोद के निकाला जाता है। ऐसे बेट लगा होता है खुरपी में, तो खुरपी से खोद के हम इन्हें निकालते हैं, है ना। और जो इसकी जड़ें होती हैं, जमीन के जितने ऊपर दिखाई आपको देती है ना, हरी भरी घासें आप देखते हैं ना, आपको घासें हरी हरी कितनी अच्छी लगती हैं, तो जितना आपके जमीन के ऊपर दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर उस तरीके से फैली होती है ना। इन्हें जब हमें निकालना होता है जड़ से, तो खुरपी से हमें खोद के निकालना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी अब देखते हैं कि जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिन तक रखने वाले फल और सब्जियां कौन कौन से, है ना। कौन जल्दी खराब होती हैं और कौन ज्यादा दिन तक चलती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिन तक चलने वालों के बारे में पहले जल्दी खराब होने वाले सब्जियों के बारे में देखते हैं। जल्दी खराब होने वाले सब्जियां और कुछ दिन तक चलने वाले सब्जियां कौन है, चलिए उनके बारे में एक एक करके देखते हैं, है ना। चलिए आइए छोटा करके एक ही साथ सबको हम देख लेते हैं ना, कि जल्दी खराब होने वाले कौन है और कुछ दिन तक चलने वाले कौन है। जैसे आपका जो पालक है, वह जल्दी खराब हो जाता है। लौकी ज्यादा दिन तक चलती है ना। केला जल्दी खराब होता है। आलू ज्यादा दिन तक चलता है ना। फूल गोभी जल्दी 1-2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन प्याज ज्यादा दिन तक चलता है। टमाटर 1-2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन नाशपाती ज्यादा देर तक चलती है। खीरा जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन चीकू कुछ टाइम तक चलता है ना। अंगूर जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन अदरक क्या होता है, ज्यादा दिन चलता है। वैसी सब्जियां जिन्हें हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, जिसे हम ये चीजें आपको देखने बहुत से कम आप 2 या 4 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक हम महीनों दिन भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, तब भी ये खराब नहीं होंगे ना। महीनों दिन भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जल्दी खराब होने वाले और देर से खराब होने वाले जो चीजें हैं, इनके बारे में आप देखिए, है ना। सब क्या जल्दी खराब होने वाली सब्जियां और देर से, पालक जल्दी खराब होने वाले कौन कौन है, पालक है, केला है, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैगन है। ये सब चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं और कुछ दिन तक जो चल सकते हैं, जैसे लौकी हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, अदरक हो गया और अनानास हो गया। ये सब चीजें कुछ दिन तक चल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए पादप और परिस्थिति अनुकूलन के बारे में हम लोग देखते हैं ना, इकोलॉजी, एडेप्टेशन और प्लांट के बारे में, जो ठीक है, इनकी चीजें में देखते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। जलोदीय पौधों के बारे में पहले देखते हैं। जलोदीय पौधों के बारे में ना, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जलोदीय जो पौधे होते हैं, बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं, और ये पौधे पूरी तरह से, या इनकी जड़ें प्रकंदन होते हैं ना, रूट राइजोम होती हैं आदि, जल में डूबे हुए रहते हैं। जो जलोदीय पौधे होते हैं, अब ऐसे आपने कमल देखा है ना, जो जल में रहता है ना, जल में इसकी जो जड़ें होती हैं, जल में डूबी रहती है ना। जल में डूबे व मंद प्रकाश के कारण इस पौधे को पतले व कोमल, इनकी जड़ें पतले और कोमल होती हैं। तो जलोदीय जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, पानी में डूबी होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है समदोषी पौधे ना, मेसोफिटिक पौधे क्या होते हैं। ये पौधे सामान्य स्थान पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क होती है और न ही बहुत नमी वाली होती है। ये पौधे कहाँ उगते हैं, वैसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पर इनकी जो मिट्टियाँ जो अधिक शुष्क भी नहीं होती हैं और बहुत अधिक नमी वाली भी नहीं होती हैं। इन स्थानों पे समुद्री पौधे उगते हैं ना। चलिए, मिट्टी के और इन पौधों की को जो मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण
पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, है ना। और स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं, स्थलीय जगहों पे ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वन में उगने वाले, समांतर खेत में उगने वाले, है ना, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब मरुद्भी पौधों के बारे में देखते हैं। मरुद्भी पौधे कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहां मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पे पौधे मरुद्भी पौधे जहाँ पानी की कमी होती है ना, वहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। और लड़ोद्भी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकतम होती है, जहाँ लवणता यानी खारी मिट्टी होती है, वहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं। खारी मिट्टी जहाँ होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड पाए जाते हैं, उस जगह पे ऐसे लड़ोद्भी पौधे उगते हैं, है ना। उस जगह पे हमें पौधे दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब सिंचाई के बारे में देखते हैं। सिंचाई के कुछ विधियों के बारे में देखते हैं कि हम पौधों की और खेतों की सिंचाई कैसे करते हैं। तो पौधों की उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई करते हैं। जो हम रेगिस्तानी ओक, ऑर्निथोफेंथिस, है ना, और घास के बारे में, पौधों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो अब सिंचाई हम किसे कहते हैं? पौधों को उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए जो उन्हें जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसे हम सिंचाई कहते हैं ना। तो पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि पौधों को आखिर जल की आवश्यकता है क्यों, है ना। चलिए, हर पौधों में उनके कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो हर पौधों के उनके वजन के लगभग 80% उसमें पानी होता है। जितना पौधे का वजन होता है, उसका 80% उस पौधे में पानी ही होता है ना। और पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं, जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। तो पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों है? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पौधे का जितना वजन होता है, उसका 80% तो उसके पास पानी ही होता है। और आप ये देख रहे हैं कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, अब जड़ें होती हैं जलीय घोल के रूप में अपना भोजन बनाती हैं, अपने जड़ी भोजन के रूप में अपना भोजन लेती हैं। चलिए आगे और है, और देखिए, ये तो है पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जितनी भी उसकी दैहिक क्रिया होती हैं, किसकी सहायता से होती हैं? जल की सहायता से होती हैं। जैसे पोषक तत्व मृदा से लेती हैं और पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही पहुंचाती हैं। और जो मृदा से पोषक तत्व लेती हैं, वह जल की उपस्थिति में ही पत्तियों तक उनका भोजन पहुंचाती है ना। तो पौधों को भोजन की बहुत सारी पानी की बहुत सारी आवश्यकता है ना। चलिए आगे अब हम देखते हैं सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है ना, किस किस विधि से हम पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। चलिए अब इरिगेशन मेथड के बारे में देखते हैं, सिंचाई विधियां कौन कौन सी। सबसे पहले हम जल प्लावन विधि या प्रवाह विधि के बारे में देखते हैं, है ना। फ्लोटेशन एंड फ्लो मेथड के बारे में देखते हैं। पौधों की सिंचाई कौन कौन विधि से की जा सकती है। हम जल प्लावन या प्रवाह विधि के माध्यम से पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। किस प्रकार से? इस विधि में खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जब खेत में हम जल प्लावन विधि खोल देते हैं, ऐसे पूरा खेत भरता है ना। धान की खेती में जब हम देखते हैं सिंचाई कैसे करते हैं, तो जल प्लावन विधि से करते हैं। और क्यारी विधि क्या होती है? हम खेत को एक एक छोटे छोटे हिस्से में बांटकर उसमें पानी डालते हैं। जैसे इस विधि में खेत के छोटे छोटे क्यारियां तथा बहरे बना लेते हैं। बहरे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। छोटे छोटे हम खंडों में खेतों को बांटकर, क्यारियों को बांटकर उसमें सिंचाई करते हैं, उसे हम कहते हैं क्यारी विधि, है ना। चलिए आगे देखते हैं कुड़ विधि क्या है ना। कुड़ विधि से कैसे सिंचाई की जाती है, कुड़ विधि के बारे में देखते हैं। आइए, क्यारी विधि आपने देखा, अब कुड़ विधि देखते हैं ना। यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसल की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है, जिन्हें कुड़ कहते हैं। कुड़ मतलब है ना, नाली बना ली जाती है। ऐसे जैसे यहाँ आपकी ये सब सारी फसलें हैं
और बीच में आप यहाँ से नाली बना ली जिसमें से आपका पानी बह सके, है ना। तो इसको हम कुड़ कहते हैं। जैसे गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि में मेड़ों पर बनाई जाती है। आप खेती देखते हैं ना कि आलू में कैसे पानी बनाया जाता है, गन्ने में कैसे, चुकंदर में कैसे, जाने वाली जो फसलें होती हैं इस तरीके से कुड़ विधि से सिंचाई की जाती है ना। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। और थाला विधि से कैसे हम सिंचाई करते हैं, इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जब इन थालों में जल इन थालों में दिया जाता है ना। आप थाला भी देखते हैं ना, जब आप पौधा लगाते हैं तो उसमें मिट्टी चारों तरफ इकट्ठा कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसको हम थाला विधि कहते हैं, है ना। और कुड़ विधि आलू की आप ये कैसे पानी डालते हैं आप उसके बारे में जानते हैं ना, कि एक दोनों तरफ से पौधे होते हैं, बीच में छोटी सी नाली बना के पानी दी जाती है ना कुड़ विधि में। चलिए आगे देखते हैं हम आज छिड़काव विधि के बारे में देखते हैं कि छिड़काव विधि से कैसे पानी डाला जाता है। छिड़काव विधि क्या होती है, इस विधि में फुलवारी पर पानी छिड़कर सिंचाई की जाती है। आप देखते हैं माली क्या करता है, फूलों पे पानी छिड़क के उनका छिड़काव करता है ना। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है, वहां की इस विधि का प्रयोग लाभदायक होता है। छिड़काव विधि का प्रयोग जहां पानी की कमी होती है वहां लाभदायक होता है ना। तो आप देखते हैं माली को कैसे पौधों पे, फूलों पे पानी का छिड़काव करता है। चलिए, और ड्रिप सिंचाई विधि क्या होती है, ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में देखते हैं ना। आइए, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, ड्रिप मेथड क्या है। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है ना। जड़ क्षेत्र में कैसे दिया जाता है, बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। मतलब जल की ज्यादा हानि नहीं होती, तो सब बूंद बूंद करके उसके जड़ तक हम पानी को पहुंचाते हैं, है ना। इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है। पीवीसी की पाइप बिछा के धीरे धीरे बूंद बूंद करके जड़ों में पानी दिया जाता है ड्रिप मेथड से, है ना। चलिए, तो ये थी हमें पौधों की पानी डालने के तरीके से, क्यारी विधि, कुड़ विधि, सिंचाई विधि, सिंचाई की कुछ विधियां थी, है ना, ड्रिप विधि। तो इसको भी आप याद रखिए कि कैसे कैसे पानी पौधों को दिया जाता है। अब इसके विषय में कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसे हम देखते हैं। चलिए, अब पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज का अवशोषण भी करती हैं। आप जो पौधे की जड़ों को देखते हैं तो जड़ किस लिए होती है, पौधों को सहारा देती हैं, उन्हें खड़ा रहने टिकने का सहारा देती हैं, और क्या करते हैं, खनिजों को अवशोषित भी करती हैं। जिस मैदान में एक दिन जिस खेत में जिस मैदान में एक दिन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे हम एक टीन जमीन बोलते हैं। जितने खेत में एक टीन बीज बोई जाती है उसे हम एक टीन जमीन कहते हैं, है ना। और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं ना। देखिए, कुछ पौधे बिना बोए खेत में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही लेते हैं ना। अब तो इन्हें हम कैसे निकालते हैं, खुरपी के माध्यम से कुड़ के घासों को कैसे निकालते हैं, कुड़ के निकालते हैं ना। आप देखते हैं कि हम कोई भी जब फसल बोते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ हम खरपतवार नहीं बोते हैं, फिर भी वो उग जाते हैं। तो उन्हें निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं निकालेंगे तो सारा खनिज, सारा पोषक तत्व पौधे का वही ले लेंगे ना। तो इन्हें निकालना जरूरी होता है। और कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि, है ना। ऐसी चीजें भी बिना बीज के भी उग जाते हैं। चलिए, जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं जमीन में कितने अंदर तक जाती हैं, तो छोटे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जो जमीन में 2 से 10 इंच अंदर तक ही जा पाती हैं। बड़े पौधे की जड़ें जो जमीन के अंदर जाती है लगभग 10 फुट तक गहराइयों तक जाती हैं, लेकिन छोटे पौधे के 2 से 10 इंच तक ही जाती हैं, और बड़े पौधों के 10 फीट अंदर तक चली जाती हैं, है ना। चलिए, और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मुरझाए हुए पौधे को पानी देने में और पत्तियां कैसे। मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उनकी पत्तियां क्या होती हैं, फिर से हरी भरी हो जाती हैं, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व तो पानी के सहारे ही पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पानी की आवश्यकता पौधों को
किस किस काम में होती है ना, तो पौधों को खनिज पोषक तत्व पहुंचाने की आवश्यकता भी पानी की होती है। आप देखते हैं कि कभी कभी जब पेड़ पौधे सूखने लगते हैं तो आप उसे उसमें पानी डालते हैं तो पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। चलिए अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ देखते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आइए। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। क्या है? पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और जो वाहिकाएं विसेल्स होती हैं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। जो विसेल्स होती हैं जड़ तना पत्तियों तक फैली होती है ना, और पत्तियों के द्वारा जो खनिज पोषक तत्व उन्हें पहुंचाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण है ना। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसमें जो हरा वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचे जाते हैं, है ना। खनिज और जल किसके द्वारा पौधों तक पहुंचते हैं? तो पत्तियों के सहारे पहुंचते हैं। और जो आप हरा वर्ण जो आपको दिखाई देता है वह क्लोरोफिल होता है ना। चलिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करके पत्तियों को सहायता करता है। क्या करता है? सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है और पत्तियों को सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण बनाने में होता है ना। चलिए और आगे देखते हैं। और खाद्य संश्लेषण जो सूर्य क्या होता है ना, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो संश्लेषण की पौधों में संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना। इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहण की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में इसे संचित भी की जाती है। जो सूर्य से ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे पत्तियों के द्वारा पादप के द्वारा खाद्य के रूप में संचित भी किया जाता है ना। चलिए और आगे देखते हैं। आगे अब हम झूम खेती के बारे में कि झूम खेती क्या होती है। पौधों की विशेषताओं के बारे में हमने देखा है ना, किस तरीके से उन्हें पानी दिया जाता है, उनकी सिंचाई कैसे होती है, पानी की पौधों की आवश्यकता क्यों होती है, उन चीजों के बारे में देखा। अब चलिए हम झूम खेती के बारे में देखते हैं कि झूम खेती क्या होती है और कैसे की जाती है ना। चलिए झूम की खेती की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आइए, जो झूम खेती है ना इसका बोने का तरीका बिल्कुल अलग है। झूम खेती का तरीका ही बहुत अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। याद रखिएगा फैक्ट को कि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि झूम खेती का तरीका क्या है। तो एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, उसमें खेती नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार जब झूम खेती कट जाती है तो उस खेती को जमीन को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें दोबारा खेती नहीं की जाती करते हैं। इस जगह जो अलग से हमने बताया कि कुछ ऐसे भी खरपतवार होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं, तो वैसे पहले जो बांस जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, क्या करते हैं बस गिराकर जला काट कर गिरा देते हैं ना, और उसे जला देते हैं। राख जमीन में खाद का काम करती है। ये जो झूम खेती है इसका तरीका बिल्कुल अलग है। हम एक खेती करते हैं फिर उसे हम खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं, और जब जो उसमें अलग से बांस जो चीजें उगती हैं खरपतवार उगते हैं उसे हम काटते नहीं है, क्या करते हैं उन्हें गिरा देते हैं और गिराने के बाद उन्हें जला देते हैं, और जो राख होती है उसमें क्या करते हैं खाद का काम करते हैं, है ना। और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगल को नुकसान न पहुंचे, इसका भी बखूबी ध्यान रखा जाता है ना। फिर जब इस जमीन में उस तब जाके खेती की जाती है, उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको काटा नहीं जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, गिराने के बाद जला दिया जाता है। जलाते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि आसपास के जंगलों को नुकसान न पहुंचे। तो जो झूम खेती है इसका तरीका बिल्कुल अलग है ना। अब देखिए, एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज बोए जाते हैं ना। झूम खेती में कैसे होती है, एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल आदि
बोए जाते हैं। जो झूम खेती होती है उसमें एक ही खेत में अलग अलग तरीके के चीजें बोए जाते हैं। और फसल के समय भी अनचाही पास और पौधे को उखाड़ते नहीं है। जो फसल के समय भी अनचाही जो घासें होती है ना, या घास होगा, अनचाही जो घासें होती है, पौधे होती है ना, उन्हें भी उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, जिससे जमीन उपजाऊ बन सके, है ना। झूम खेती का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है ना। खरपतवार को उखाड़ते नहीं है, वो उसी में गिरा देते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाए और हमें वो मिट्टी में मिल जाए, हमें मिट्टी से पोषक तत्व मिले और वो जमीन क्या हो उपजाऊ बन जाए, है ना। चलिए अब स्थानांतरित खेती, झूम खेती, जो स्थानांतरित या झूम खेती है, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातीय कृषि भी कहते हैं, है ना। अब देखिए जो कुड़ुक ये जो झूम खेती होती है झारखंड में होती है ना, तो कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। जो कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तुरांग कहते हैं, है ना। कुड़ुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। और ये झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ना, झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जंगलों के बारे में देखते हैं ना। चलिए जंगलों के बारे में देखते हैं। जंगल का एक कानून है ना, देखिए जंगल अधिकार अधिनियम जो है वह 2007 का। जो लोग 25 साल से जंगल में एक जगह रहते हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर चाहे वह चाहे उगा सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं, बो सकते हैं, वहां से उन्हें हटाया नहीं जा सकता, है ना। जो जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 से यह कहता है जो व्यक्ति कम से कम 25 सालों तक जंगल में रहता है वह जंगल में कुछ भी वहां कर सकता है ना, उसे हटाया नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ से सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जंगल का जो संरक्षण होता है वही के लोग ही करते हैं। खानों की खुदाई और बागों के निर्माण करने के लिए जंगल खत्म होते जा रहे हैं ना। आजकल जो जंगल होते हैं उनका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म होते जा रहा है? कि खुदाई के कारण, बासों के निर्माण के लिए, बांधों के निर्माण के लिए जंगल का काटा जा रहा है आजकल ना। चलिए अब कृषि के बारे में देखते हैं। आइए कृषि के बारे में देखते हैं ना। चलिए कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है हमारी में। कृषि एक हमारी प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल रहते हैं। विश्व में 50% जो लोग हैं कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। सबसे ज्यादा लोग किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है ना। और जिस भूमि पर कृषि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और चीजें। जब हम एक जगह पर एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल का यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। जब हम एक ही खेत में एक ही चीज बार बार बोते हैं ना, तो उससे हमारी जमीन क्या होती है? बंजर होने लगती है। जड़ पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन हमारी उपजाऊ होती है। यहाँ जड़ है ना, जड़ पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जो हमारी जमीन क्या होती है? उपजाऊ बनती है। लेकिन जब हम जमीन में एक ही तरह के हर बार एक ही फसल को उगाते हैं तो उससे, और जो केमिकल्स का हम यूज करते हैं उनसे जो हमारी जमीन होती है बंजर होने लगती है। ठीक है, चलिए और फैक्ट्स देखते हैं। अब हम बीज के बारे में देखते हैं। आइए, बीजों को, जो प्राचीन समय में बीज को हम कहाँ रखते थे ना, तो सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। आजकल भी हम बीज रखते हैं। हम और आप बीज कैसे रखते हैं, उसका संरक्षण कैसे करते हैं कि हम उसे फिर से बो सकें। और पिछले प्राचीन समय में जो तरीका था हम उसमें कहाँ रखते थे? सूखी लौकी में रखते थे। उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के सूखी लौकी में बीजों को रख के संरक्षण किया जाता था, है ना। चलिए आज के समय में आप कैसे करते हैं आप बता सकते हैं ना। चलिए
अब देखिए पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक फेंक देते हैं ना, कैसे? और कपड़ों से चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पौधे चले जाते हैं। जिस तरीके से हम बीजों का संरक्षण सूखी लौकी में मिट्टी का लेप लगा के रखते हैं, तो पौधे स्वयं भी इधर उधर बांटते थे। जैसे अपने आप भी जैसे आंधियों से इधर उधर छिट जाते हैं बीजे, या फिर पानी के सहायते एक क्षेत्र से कहीं दूसरे क्षेत्र तक चले जाते हैं। एंड इस तरीके से जैसे सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से जो बीज बाहर निकल जाते हैं, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज भी होते हैं। जैसे इस तरीके के जो बीज होते हैं, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं, तो उनकी जो फलियां होती है फटती हैं, तो फटने के बाद छिट जाती हैं, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने आप वो पहुंच जाती हैं, है ना। चलिए और देखते हैं। है ना, अपने आप पहुंच जाते हैं। जिस तरह से आप देखिए मिट्टियों में गोबर मिलाने से मिट्टियों में कीड़ा नहीं लगते हैं। अगर हम मिट्टियों में गोबर मिला के अगर दीवार की लिपाई करते हैं, क्यों करते हैं? आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में कि जब मिट्टी के दीवार पर लिपाई की जाती है तो उसमें गोबर मिला के लिपाई किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उस मिट्टी में जब गोबर मिलाया जाता है तो उसमें कीड़ा नहीं लगते, है ना। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज का तुलना में ज्यादा से अधिक अंकुरित होता है। जब किसी बीज को बोना होता है तो उसे कपड़े में भिगो देते हैं ना, तो वह ज्यादा तेज से अंकुरित होता है, जल्दी से जम जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने से सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधा अंकुरित हो जाए और आधा नहीं हो तो इसका कारण क्या होता है? देखते हैं ना, जैसे इसका आधा अगर हम कपड़े में बीज को बांध दे, आधा अंकुरित हो गए, आधा नहीं अंकुरित हो, उसके कारण क्या है? तो बीज क्षतिग्रस्त थे, है ना। कारण हो सकता है या तो बीज खराब होंगे, है ना, या फिर बीज टूटे होंगे, या फिर बीज में कीड़े लगे होंगे। हम जब बीजों को बोना होता है तो उसमें अंकुरित करवाते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं? कपड़े में बांध कर पानी से भिगो के रख देते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें जो बीज होती हैं अंकुरित हो जाती हैं, तब जाकर उसे हम बोते हैं तो अच्छा उपज होती है ना। और ऐसे भी होता है कि हम कभी कभी कपड़े में भिगो कर रखते हैं तो कुछ अंकुरित होते हैं, कुछ नहीं अंकुरित होते हैं। तो जो अंकुरित नहीं होते हैं, जो हो सकता है कि वो बीज खराब हो, या फिर वो बीज टूटे हो, या फिर उन बीजों में कीड़ा लगा हो। तो इस तरीके से हम अब पौधों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।